तो जैसे कि हमारा पाषाण काल जो है वो पूरा हो चुका है। तो पाषाण काल में हमने देखा था कि पहला ही चैप्टर हमारा हिस्ट्री का है और पाषाण काल को पढ़ने की दृष्टि से विद्वानों ने 3 भागों में बांटा था, जिसमें हमारा पहला पूरा पाषाण काल था, दूसरा मध्य पाषाण काल था और तीसरा नवपाषाण काल था। इसकी समय अवधि 6 लाख BC से 2000 BC तक थी। ठीक है, इसमें पूरा पाषाण काल की जो समय अवधि है वो 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक थी। मध्य पाषाण काल की समय अवधि 10 से 6,000 ईसा पूर्व है और नवपाषाण काल की जो समय अवधि थी वो 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व है। तो जैसे अपनी बात हुई थी कि ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसके बाद इसके जो मेन PYQ है वो करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है तो UPPCS 2007 में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न पूरा पाषाण या निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वह पॉलीजार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। तो पॉलीजार कुल्हाड़ी या पॉलीजार हथियार जो विशेषता है, पॉलिश उपकरण, वो हमने पढ़ लिया है, वो नवपाषाण काल की विशेषता है। जैसे हमने लेक्चर 3 में देखा है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो कोर उपकरण जो है अपना हमने देखा था कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो हथियार थे, जो पत्थर थे, तो वो कोर पत्थरों का यूज़ करता था, जिसमें वो क्वार्टरजाइट पत्थर से अपने हथियार बनाता था उस समय का मानव। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही सही हो जाएगा। और वह पशुपालक था, वह लघु उपकरणों का प्रयोग करता था। तो लघु उपकरण जो विशेषता थी, जो माइक्रोलिथ थे, वो सामान्यतः मध्य पाषाण काल की विशेषता थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। अगर इसमें और हम देख लेते हैं कि जो पाषाण युगीन सभ्यता थी, हमने पढ़ लिया है, तो ये सभ्यता पूरी तरह से हिमयुग सभ्यता थी। इसमें मानव जो है बड़े जानवरों का शिकार करके अपना जीवन पालन करता था। और जो अपना इस निम्न पाषाण था, निम्न पाषाण में क्वार्टरजाइट के हथियार होते थे, ये हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल आया। तो मध्य पूरा पाषाण काल में जो है उसको हम फलक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस समय के जो हथियार थे वो फलक से बने हुए थे हथियार थे। और उसके बाद हमारा आया उच्च पूरा पाषाण काल, तो जिसमें जो हथियार थे वो बोर, स्क्रैपर और तीक्ष्ण हथियार थे। इसके बाद हम देख लेते हैं जो पूरा पाषाण काल के जो हथियार है वो कुछ इस तरह के होते थे, जो भी अपना मूल पत्थर प्रकृति में हम देखते हैं, बस वैसे वैसे ही पत्थर के हथियार उन लोगों ने प्रयोग किए थे। उन्होंने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। ये भी UPPCS 2006 में ये क्वेश्चन आ रखा है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि का जो सबसे प्राचीनतम हमारे पास अभी तक का जो साक्ष्य है वो लहुरा देव के हैं, जो 9000 BC से 8000 BC तक के बीच के हैं। और सेकंड सबसे पुराने हमारे पास मेहरगढ़ के साक्ष्य हैं, जो 7000 BC के हैं। और ये दोनों साक्ष्य हमारे नवपाषाणकालीन हैं। तो कृषि की शुरुआत तो नवपाषाण काल में हुई है। मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत जो सामान्यतः शुरुआत है वो नवपाषाण काल की है, लेकिन जो अपवाद के रूप में हमें मिला है तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल का जो चौपानी मांडव है वहाँ से मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं सबसे प्राचीनतम। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा पशुपालन, तो उस समय का मानव ने जो पशु को पालना शुरू किया है, तो सामान्यतः जो पहला पशु पाला है वो तो कुत्ता था। तो कुत्ते पालन तो पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन जो सामान्यतः पशुपालन की जो सभ्यता मानव को आई है वो नवपाषाण काल ही माना जाता है। ठीक, और शिकार करना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिकार करना, क्योंकि इस समय का जो ये मानव था ये शिकारी और खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था ये मानव। ठीक है, ये केवल उपभोक्ता था, उत्पादक, ये केवल उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था। नवपाषाण काल आते आते नवपाषाण काल का जो मानव है वो उत्पादक भी बन गया। जैसे इसकी देख लेते हैं, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा या जीवन शैली थी शिकार थी और खाद्य संग्रह थी। ठीक, इस काल में मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। उसका जीवन यापन 2 गतिविधियों पर था। नंबर 1 शिकार, वह बड़े छोटे जानवरों का शिकार करना मांस प्राप्त करने का मुख्य तरीका था। और खाद्य संग्रह, जंगली फल, कंदमूल, जड़ें और अन्य खाद्य पौधों को इकट्ठा करना उनके आहार का दूसरा मुख्य हिस्सा था। एक खानाबदोश जीवन जीते थे और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। कृषि और पशुपालन का विकास इस काल में नहीं हुआ था। ये गतिविधियां नवपाषाण काल में शुरू हुई। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि कृषि जो सामान्यतः कृषि की शुरुआत हुई है, ये कृषि, लहुरा देव और ये दोनों कहाँ के थे, नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाण काल में कृषि की सामान्यतः शुरुआत हुई है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बेलन नदी घाटी। इसका आंसर हो जाएगा बेलन नदी घाटी। तो बेलन नदी घाटी जो है अपनी, बेलन नदी घाटी ये विंध्य क्षेत्र में है। ठीक, विंध्य क्षेत्र में है और यहाँ से हमें पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों समय के अवशेष यहाँ से जो ये पुरापाषाण के अंदर ही जो उच्च पुरापाषाण था, इसका सबसे आखिरी भाग, तो उच्च पुरापाषाण के जो सबसे पहले जो अवशेष पाए गए हैं उच्च पुरापाषाण के, तो वो यही बेलन नदी घाटी में ही पाए गए हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेलन नदी घाटी है कहाँ, यूपी में है अपना। तो बेलन नदी घाटी, बेलन रिवर भारत के यूपी में बहने वाली एक नदी है। यह तमसा या टोंस नदी की उपनदी है और टोंस नदी जो है गंगा की उपनदी है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पश्चिमी भाग में उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम लोकेशन देख लेंगे, यह है बेलन नदी अपनी और ये टोंस रिवर है। ठीक, टोंस गंगा की उपनदी है और ये टोंस की उपनदी है और ये मैप पे लोकेशन है इसकी। ठीक, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भारत में, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। ठीक, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि UPPCS 2008
और 2006 दोनों बार ये क्वेश्चन आया है। तो हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि पूरा पाषाण काल से मानव का कोई भी अवशेष नहीं मिलता है, लेकिन उसका एक अपवाद था हथनोरा। ठीक है, हथनोरा से मानव के जीवाश्म मिले हैं। हथनोरा है कहाँ? ये होशंगाबाद में है, सॉरी होशंगाबाद में है। और यहाँ से जो है भारत का एकमात्र जीवाश्म मिला है। ये क्या है? भारत का एकमात्र जीवाश्म मिला है। ठीक, और इस जीवाश्म की खोज किसने की थी? तो इस जीवाश्म की खोज 1982 में उस समय के जो ASI के प्रमुख थे अरुण सोनाकिया, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हथनोरा। ठीक है, हथनोरा में। और सबसे पहले किसने खोजा था? 1982 में अरुण सोनाकिया ने। तो ये याद कर लेंगे। ठीक, अब हम देख लेते हैं जो मानव कपाल हमें मिला था वो ये मानव कपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश के हथनोरा में मिले मानव जीवाश्म को नर्मदा मानव कहा जाता है। ठीक है, और एक होमो इरेक्टस की खोपड़ी का आंशिक हिस्सा है। इस जीवाश्म की कई छवियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिन्हें विभिन्न शोध पत्रों, संग्रहालय प्रदर्शनियों, समाचार पत्र लेखों में देखा जा सकता है। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारी वो छवियां हैं जो होमो इरेक्टस की हमें मिली है। कुछ विद्वान इसे होमो सेपियंस भी मानते हैं, कुछ विद्वान इसे विकसित होमो सेपियंस भी मानते हैं। ठीक है, और इसे सामान्यतः जो है नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है। नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है होमो इरेक्टस, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। इसकी खोज हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। 1982 ASI प्रमुख थे उस टाइम अरुण सोनाकिया, इन्होंने इसकी खोज की थी, या इनको मिला था ये जीवाश्म। और है कहाँ ये? देखो यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होना है, नर्मदा नदी घाटी में, हथनोरा में हमने पढ़ लिया किताब में। तो हथनोरा है वो होशंगाबाद के अंदर आता। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे रखा है तो हमारा आंसर ये पर्टिकुलर प्लेस ही होगा। ठीक, इसकी डिस्क्रिप्शन हमने ऊपर पढ़ी ली है, और ये हमने देखा ही है कि ये UPPC 2008 और UPPC 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये UPPCS 2010, 2003, 2008, 2015, 15 लोअर PCS, 2015 लोअर PCS में ये क्वेश्चन आया है। ठीक, तो भारत में प्रथम पुरा स्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय किसे जाता है? तो हमने ये पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे हमारे, RB फुट, उन्होंने कुल्हाड़ी की खोज की थी मद्रास के पल्लावरम से। ठीक, कहाँ से खोजी थी उन्होंने? मद्रास के पल्लावरम से 1863 में खोज की। ठीक, इस कुल्हाड़ी की 1863 में इन्होंने खोजी थी, जो प्रथम हमारी हैंड एक्स थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट है, इनके बारे में इनका फोटो देख लीजिए। इनके बारे में एक दो चीज़ देख लेते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे 1834 में पैदा हुए थे और 1912 में इनका देहांत हो गया था। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए भारत में प्रागैतिहासिक स्थानों भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। भारतीय पुरातत्व में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। उन्होंने अतिरम्पक्कम, ठीक है, अतिरम्पक्कम उस समय चेन्नई के पास मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा नामक मद्रासियन संस्कृति स्थल की खोज की हुई। 1863 में उनके पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू होने के बाद उन्होंने भारत का पहला निर्णायक पुरापाषाण पत्थर का उपकरण हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो दक्षिण भारत में इनको कहाँ मिली थी? हमने पढ़ लिया पल्लावरम में, मद्रास के पल्लावरम में हमें ये मिली थी। क्वेश्चन नंबर 7 है फलक संस्कृति निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो ये भैया अपना ये क्वेश्चन UPPCS 2008 में आया। ठीक, तो फलक संस्कृति हमने अभी पढ़ा था कि जो अपना पाषाण काल है, पाषाण काल को पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ठीक, और पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण, और उसके बाद मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। तो निम्न पुरापाषाण काल के जो हथियार थे वो कैसे थे? क्वार्टरजाइट पत्थर के थे। ठीक, क्वार्टरजाइट पत्थर के कोर उपकरण थे इनके। ठीक, और मध्य पाषाण काल के मध्य पुरापाषाण, तो मध्य पुरापाषाण काल के जो हथियार थे इन्होंने फलक से बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक, इसीलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है, हथियारों को फलक से बनाने की अधिकता के कारण। और उच्च पुरापाषाण काल के हथियार जो थे वो कैसे थे? तीक्ष्ण हथियार थे, नुकीले, धारदार। तो ये हम देख लेते हैं, ये उस टाइम के उनके हथियार थे। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहने का मुख्य कारण इस युग के उपकरणों, औजारों के निर्माण की तकनीक, उनकी बनावट में फलकों की प्रधानता थी। फलक क्या है? देखो, जब एक बड़े पत्थर के टुकड़े कोर पर तेजी से आघात किया जाता है तो उससे जो छोटा पतला तीखे किनारों वाला टुकड़ा टूटकर अलग होता है, उसे फलक कहते हैं। पुरापाषाण काल के प्रारंभिक चरण, यानी प्रारंभिक चरण कौन सा था? निम्न पुरापाषाण। तो निम्न पुरापाषाण में जो हथियार थे वो कैसे थे? अपने कोर उपकरण थे, और बने किससे थे? ये क्वार्टरजाइट पत्थर से बने हुए थे। क्वार्टरजाइट पत्थर से बने थे औजार मुख्य रूप से बड़े पत्थर कोर को ही तराश कर बनाए जाते थे, जैसे हस्त कुल्हाड़ी। और इसकी खोज कब हुई? 1863 में RB फुट ने इसकी खोज की मद्रास के पल्लावरम से। अभी हमने ऊपर पढ़ा। मध्य पुरापाषाण काल में मानव ने पत्थरों के कोर के बजाय, मध्य पुरापाषाण की बात चल रही है,
कोर के बजाय उस कोर से निकाले गए फलकों का उपयोग औजार बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। ये छोटे और तीखे होते थे, जैसे खुरचनी, भेदनी, फलक आदि, ठीक है। और अधिकांश उपकरण जो है इनके फलक के ही बने होते थे। और तकनीकी विकास का था इस काल में लेवा लुआ तकनीक जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग होने लगा, जिसका उद्देश्य ही कोर को विशेष रूप से तैयार करके पूर्व निर्धारित आकार के फलक प्राप्त करना था। इस तकनीकी नवाचार ने फलक उपकरणों के उत्पादन को और आसान बना दिया, ठीक। क्योंकि इस काल की संस्कृति की पहचान मुख्य रूप से इन्हीं फलक आधारित उपकरणों से होती है, इसलिए पुरातात्विद एच.डी. संकालिया जैसे विद्वानों ने इसे फलक संस्कृति का नाम दिया है। मतलब तो जो मध्य पुरापाषाण काल है उसे जो फलक संस्कृति का नाम दिया है वो किसने दिया है? एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया ने उसका नाम रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का जो संबंध होगा, जैसे हमने अपना लेक्चर पढ़ा नवपाषाण काल, उसके बाद हमने कला के बारे में चित्रकला के बारे में देखा था। तो हमने उसमें देखा है कि जो पाषाणकालीन चित्रकला है, तो उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, इस काल से चित्रकला मिलनी शुरू हुई थी। इस काल में चित्रकला काफ़ी बढ़ने लग गई थी और इस काल में बहुतायत मात्रा में चित्रकला थी। तो सामान्यतः निम्न पुरापाषाण काल, यहाँ से कोई भी चित्र हमें नहीं मिला है। मध्य पुरापाषाण काल के भी चित्र नहीं मिले, हमें चित्र मिले हैं मध्य पाषाण काल के, ठीक है। सॉरी, उच्च पुरापाषाण काल के। तो उच्च पुरापाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा। और मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल से तो बहुतायत चित्र हमें मिले हैं, ठीक। और चित्र उनके क्या थे, हमने जैसे उसमें पढ़ा है शिकार करना और छोटे छोटे जानवरों के, और ये शिकार करते हुए देखो दिखाया है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यह है हमारा पहला पैसरा, दूसरा लेखैया, तीसरा बीरभानपुर, चौथा मैदा। तो हम देख लेंगे, लेखैया हमारा यहाँ पे है, ठीक। पैसरा हमारा यहाँ पे है, लेखैया यह है हमारा, ठीक। पैसरा यह है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में यह है, और उसके बाद हमारा मैदा यूपी में। तो मैदा और दमदमा यह है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा हमारा मैदा, ठीक। और दूसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा लेखैया, और लेखैया से लास्ट की वो ये है कि यहाँ से सबसे अधिक संख्या में कंकाल मिले हैं। तीसरे नंबर पर पैसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा बीरभानपुर। 4, 2, 1, 3, मैदा, लेखैया, पैसरा, बीरभानपुर, ठीक। इसका हम देख लेते हैं। पैसरा कहाँ है, बिहार में है, मुंगेर, और ये छोटा नागपुर पठार के किनारे पर है। लेखैया यूपी में है, हमने देख लिया मिर्जापुर में, विंध्य क्षेत्र में, और मैदा यूपी के प्रतापगढ़ में है, गंगा का मैदान, और मैदा से ही कब्रें मिली हैं, ठीक। बहुत सारे शवदान मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, ये अपना यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है आरओ एआरओ के 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन अपना यूपीपीसीएस 2020, 2008, 2007 और 1999 इतनी बार पूछा गया। तो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा, ठीक है। तो इसका आंसर है अपना वी.एस. वाकड़कर। ये थे जी वाकड़कर साहब, ये इनकी फोटो है। इन्होंने ही सबसे पहले भीमबेटका के शैल चित्रों को खोजा था। इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो 1957 में वी.एस. वाकड़कर, इन्होंने जो है भीमबेटका शैल चित्रों को खोजा, ठीक है। 1957 में इन्होंने खोजा था। और यहाँ से लगभग कितने हमने पढ़ लिया है, 700 शैल चित्र हैं टोटल। 700 गुफाएं हैं, और 700 गुफा में से 475 में शैल चित्र हैं, 475 में शैल चित्र हैं, ठीक। और ये जो चित्र हैं उच्च पुरापाषाण से लेकर नवपाषाण काल तक के इसमें चित्र मिलते हैं, ठीक। और इसके अब हम देख लेते हैं इनके बारे में। वी.एस. वाकड़कर, ये 1919 में पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में, और 1988 में इनका देहांत हो गया, राष्ट्रीय था। और ये पुरातत्ववेत्ता थे, और इनकी प्रसिद्धि यही थी कि भीमबेटका के शैल चित्रों को इन्होंने खोजा था और सरस्वती नदी का पुनर्निर्माण, और इन्हें 1975 में पद्मश्री दिया गया, ठीक। तो इस वीडियो के लिए इतनी काफ़ी है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हुए हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।